Teaching is a process by which we can provide some knowledge or information to the individual. Exactly. So, teaching is an art. It is a human activity that helps in the overall personality development of the student. ये एक आर्ट है और एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे एक पर्सन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है. Or Morrison defined it as an intimate contact between a more mature personality and a less or one which is designed to further education of the latter. इसका मतलब है कि ये एक mature, जो एक more mature person है और एक less mature person है, तो ये एक कॉन्टैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हमसे बहुत मेच्योर हैं और उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज एंड स्किल्स हैं, तो वो हमें अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते हैं. वो हमें अपनी नॉलेज जो उन्होंने गेन की होती है, वो हमें ये सब नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद आता है पर्पसेस ऑफ टीचिंग. तो हम टीचिंग क्यों करते हैं, क्या पर्पसेस हैं? तो फर्स्ट, टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर. जो लर्न करता है उसकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए. टू एक्वायर द नॉलेज इन रेलेवेंट फील्ड. टू अचीव स्किल्स. टू एस्टैब्लिश हैबिट्स. टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएट. टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. टू एक्वायर द नॉलेज इन रेलेवेंट फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, हम नर्सिंग सीख रहे हैं, तो जो हमारा रेलेवेंट फील्ड है वो मेडिकल फील्ड है, तो हम उसी से रेलेवेंट चीजें सीखते हैं, नर्सिंग से रिलेवेंट. टू अचीव स्किल्स, हम नर्सिंग कर रहे हैं तो हम वही स्किल्स सीख रहे हैं. और हमें हैबिट टू एस्टैब्लिश, हम हैबिट डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर कि हमें पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना है, उसकी हम हैबिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं. और हम एनालाइज कर पाए, सिंथेसाइज कर पाए और इवैल्यूएट कर पाए एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाए, इसलिए टीचिंग की जाती है. सबको समझ आ गया? दीप्ति, उजाला, आ गया. Yes. ओके. तो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ टीचिंग. तो अब टीचिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द टीचिंग हैज द फॉलोइंग फंक्शन. मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न. टीचिंग के फंक्शन ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने, लर्न करने के लिए. क्रिएट गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि वो जो स्टूडेंट है वो गुड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए. प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट. एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें हमेशा प्रोवाइड करनी होती है, कभी भी आधी अधूरी या जो एविडेंस वाले प्रूफ होते हैं, हमें वो सब नहीं स्टूडेंट को देना चाहिए. डायग्नोज द लर्निंग प्रॉब्लम. हमें लर्निंग प्रॉब्लम्स को डायग्नोज भी करना होता है. जैसे कि किसी स्टूडेंट को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट को इस चीज में प्रॉब्लम है, ताकि हम उन सबको लेकर सबको चल सके आगे. प्रोवाइड दोज सिचुएशन एंड कंडीशन विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट बॉडी एंड माइंड. हमें वैसा कंडीशन और बॉडी और मतलब इस तरीके से एक स्टूडेंट को डेवलप करना होता है ताकि उसकी बॉडी और माइंड उस सिचुएशन में ग्रो कर पाए. मेकिंग करिकुलम मटेरियल. हमें करिकुलम मटेरियल बनाने होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, तो हम जब कम्युनिटी सेंटर्स में जाते हैं और हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनके लेवल पे हम करिकुलम मटेरियल्स बना के उन्हें समझाते हैं, उन्हें टीच करते हैं. जैसे पैम्पलेट्स हो गए और फ्लैश कार्ड्स हो गए, तो हम उनके लेवल पे उन्हें करिकुलम मटेरियल्स बना के उन्हें प्रोवाइड करते हैं. इवैल्यूएटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिफ्रेशिंग. इवैल्यूएट करना, रिकॉर्ड करना और रिफ्रेश करना. समझ आ गया? यस. Yes. ओके. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. अब जो हम टीच करते हैं उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? फर्स्ट इज फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. There should be proper physical and social environment in the classroom. It motivates the learner to learn easily and properly. जो हम क्लासरूम होता है उसका एक फिजिकल, एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, मतलब वो टाइडी होता है, क्लीन होता है और नॉइस पोल्यूशन से थोड़ा दूर होता है. जैसे कि हमारा नॉलेज पार्क है, वहाँ पे कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है. क्यों? क्योंकि
अगर फैक्ट्रीज वहाँ पर होती तो स्टूडेंट्स कॉपरेट नहीं कर पाते, स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसलिए एक फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है एक लर्नर को लर्न करने के लिए। स्टूडेंट strategy should cater to the aptitude, interest and abilities of the student at teaching is student centered. जब भी हम टीचर स्टूडेंट हिसाब से और स्टूडेंट को ध्यान में रखकर स्टूडेंट सेंटर करके पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और एक नर्सरी का स्टूडेंट है तो हमें अलग अलग तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा। हम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन अगर एक हम छोटे बच्चे को समझाएंगे तो हमें उनके तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखकर हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। तो उसे कहते हैं स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। समझ आ गया? Yes. ओके। थर्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, फीडबैक ले रही हूँ ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो मेरी टीचिंग में। तो टीचिंग शुड एम्फसाइज द स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑल लर्निंग स्टेजेस एंड स्टेप्स ऑफ टीचिंग। कोरिलेशन विद प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट्स। टीचिंग शुड कोरिलेशन विद वेरियस आइडियाज एंड इवेंट्स। मैं जब भी कुछ पढ़ाऊँ तो मेरे को हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैं पास्ट और प्रेजेंट इवेंट लेकर चलूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसे इंजेक्शन लगाया था तो ऐसा हो गया, तो वो पास्ट इवेंट होगा मेरा। तो पास्ट इवेंट्स के साथ साथ अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ तो मैं उन्हें ऐसे अपने पास्ट और प्रेजेंट इवेंट्स को लेकर समझा सकती हूँ। समझ आ गया? ताकि स्टूडेंट्स की बातों से रिलेट कर। ओके। फिफ्थ पॉइंट, टीचर स्टूडेंट कॉपरेशन। टीचर स्टूडेंट कॉपरेशन इज एसेंशियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जितना टीचर कॉपरेट करती है उतना स्टूडेंट का कॉपरेशन भी जरूरी होता है जब भी हम टीच करते हैं। Sixth, planning. Planning is very essential in teaching. It involves the preparation of the lesson notes, provision of periods, and good working environment to deliver lesson plans properly. प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है टीचिंग में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी एक टॉपिक प्रेजेंट कर रही हूँ तो इसके लिए पहले मैंने प्लानिंग की थी, फिर मैंने नोट्स प्रिपेयर करे, फिर मैंने प्रिपरेशन करी, तो मैं आपको ये सब चीज पढ़ा पा रही हूँ। तो दैट इज माई प्लानिंग। ठीक है, तो जब हम टीच करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। Seventh, teaching aids and strategies. A variety of teaching aids and strategies should be adopted to motivate, sustain the interest of the student. मतलब कि कभी कभी हमें टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसे एड्स और स्ट्रैटेजीज भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। जैसे हम नर्सरी के स्टूडेंट को अगर हम उनको अल्फाबेट सिखाते हैं तो हम थोड़ा उनको क्रिएटिवली सिखाते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वो उनके लिए थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है ताकि वो जब भी बॉल या एप्पल देखें तो उन्हें वो सब अल्फाबेट याद आ जाए। तो इसलिए टीचर्स काफी स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं और कुछ एड्स यूज करती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। समझ आ गया? हाँ। यस। कोई डाउट तो नहीं है? No. Okay. 8. Motivation. Teacher should motivate all students in the lesson. It develops interest which helps the learner to concentrate and work properly. जैसे कि हमारे टीचर्स हैं, हमें हमेशा वो मोटिवेट करते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, हमें ऐसे एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। वो हमें मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ सके। तो मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होती है। जब भी हम किसी को टीच करते हैं तो हमें अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। 9. Self-education. Teaching must enable the student to work independently and without the teacher at some stages. Always develop the good learning habit by self, and these good learning habits are very useful. जब हम एक बच्चे को टीच करते हैं, जब हम स्टूडेंट को टीच करते हैं तो हमें हमेशा स्टूडेंट को ये भी आदत डालनी चाहिए, ये इस्टेब्लिश करनी चाहिए हैबिट कि वो खुद भी सेल्फ लर्निंग भी करे और सेल्फ पढ़ाई करे ताकि वो और ज्यादा बेनिफिट उसे टीचिंग से मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बोलूँ कि यार आप ये सब चीजें दोबारा पढ़ लेना, तो उससे क्या होगा कि आपको ये सब चीजें बाद के लिए भी याद रहेंगी। जैसे कि हमारे टीचर्स हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप लोग सब घर पे भी सेल्फ स्टडी किया करो
तो हमें हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करना चाहिए। 10. ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग शुड ट्रेन द सेंसेस ऑफ स्टूडेंट। तो हमारे जो सेंसेस होते हैं, क्या कोई मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी सेंसेस होती हैं? उजाला। 5 सेंसेस होते हैं, ईयर, आई, नोज, टंग और स्किन, यही होते हैं सेंसेस तो। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो वैसे ही हमें हमेशा जब भी हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हमें इन सब सेंसेस को ट्रेन करना होता है कि उनकी आईज, उनका माइंड, उनका टच, उन हर चीज पे वो फोकस कर पाए। समझ में आया? Okay. 11. Rest and recreation. In teaching, there should be provision for rest and recreation to avoid or prevent fatigue and lack of attention. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो टीचर्स हैं, कभी कभी जब बहुत सारा एक साथ लेक्चर्स होते हैं तो हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, ऐसे बोलते हैं, है ना। वो इसीलिए बोलते हैं ताकि लैक ऑफ कंसंट्रेशन ना हो। जब हम कंटिन्यूसली एक ही चीज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है ना। यस। इसलिए रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है जब हम टीच करते हैं। 12. प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। मतलब कि देयर शुड बी अ प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट सो दैट द लर्नर डोंट फॉरगेट वंस ही और शी लर्न। फीडबैक, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ एक टॉपिक, तो मैं आपसे बार बार फीडबैक ले रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है। अगर मैं फीडबैक नहीं लूंगी तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज समझ में नहीं आई है। और रीइंफोर्समेंट कि मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि बाद के लिए भी कि आप ये सब टॉपिक जो मैंने पीपीटी प्रिपेयर किया, आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकती हूँ मैं आपको। तो टीचिंग में ये भी बहुत जरूरी होता है। दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। समझ आ गया सबको? Yes. ओके, ठीक है। नाउ मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिमस क्या होता है? मैक्सिमस मतलब तरीका या फिर रूल। कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी चीज, तो हमें एक होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना। पहला include उजाला भी। ओके, नाउ तो एक जब भी हम कुछ टीच करते हैं या फिर हम जब भी हम कोई काम करते हैं तो हर चीज का एक रूल रेगुलेशन होता है, एक तरीका होता है। तो मैक्सिमस ऑफ टीचिंग क्या है? टीचिंग के क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज द नोन टू अननोन। जब नोन टू अननोन का मतलब, जैसे मैंने जब अपना टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने नोन से स्टार्ट किया। आपने टीचिंग सबने सुना हुआ था, टीचिंग वर्ड, टीचर वर्ड, है ना। लेकिन मुझे जानना था कि आप कितना जानते हैं टीचिंग के बारे में। तो जो आपके लिए नोन है से लेके अननोन, अब आपको प्रिंसिपल्स और मैक्सिमस नहीं पता थे टीचिंग के, तो वो आपके लिए अननोन हो गया। तो द नोन टू अननोन, तो ये एक तरीका होता है टीचिंग का कि जब भी हम कोई एक टॉपिक अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो पहले उनकी प्रायर नॉलेज देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया? Yes. ओके। सेकंड है द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स। हमें पहले सिंपल से स्टार्ट करना होता है, फिर हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम एक गाड़ी चलाना सीखते हैं, अगर हम सीधा ही बोले कि हाँ हमें ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे स्टेयरिंग घुमाना है, तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है कि ये हमारा स्टेयरिंग है, ये हमारा गियर है, ये हमारा एक्सीलेटर है, ये हमारा ब्रेक है। उससे स्टूडेंट को समझ में आएगा कि हाँ गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया। सबसे पहले हमें फर्स्ट लेवल क्रॉस करना होता है, फिर हमें थर्ड लेवल पे जाना होता है। सीधा थर्ड लेवल पे जाएंगे तो स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। ठीक है।
उसके बाद थर्ड आता है ओवरव्यू टू डिटेल। तो पहले हमने ओवरव्यू दिया, फिर डिटेल। जैसे कि पहले हमने टीचिंग की डेफिनेशन पढ़ी, तो वो आपका ओवरव्यू हो गया। उसके बाद हम उसके डिटेल में, उसकी डेप्थ में गए। उसके बाद हमने प्रिंसिपल पढ़ा, फंक्शंस पढ़ा, तो वो हमारा डिटेल हो गया। तो इसलिए हम जब भी टीच करते हैं तो पहले हमें ओवरव्यू लेना होता है, उसके बाद हमें डिटेल में जाना होता है। फोर्थ पॉइंट, एम्पेरिकल टू रैशनल। एम्पेरिकल टू रैशनल का मतलब होता है कि रैशनल, कोई मेरे को बता सकता है रैशनली का क्या मतलब होता है? रैशनली का मतलब होता है उसके साइंटिफिक रीजंस कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो एम्पेरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। जो एम्पेरिकल नॉलेज होती है वो एक्सपीरियंसेस के और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है। और रैशनली यानी रीजन। तो एम्पेरिकल नॉलेज को हम अगर हमें पहले एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्व करना होता है, फिर हमें उसके रीजन पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि पल्स ऑक्सीमीटर है, तो पहले हमें पता होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। फिर रैशनली यानी वो किस लिए हम यूज करते हैं। अगर हम सीधा ही बोलें कि पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए यूज होता है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, तो हमें समझ नहीं आएगा, है ना। समझ में आ गया एम्पेरिकल टू रैशनली का मतलब? हेलो। Yes. तो एम्पेरिकल का मतलब होता है जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, और रैशनली का मतलब रीजन। ठीक है। फिर है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल यानी हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं कि अगर हमने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें लॉजिकल होना पड़ेगा। हर चीज का एक लॉजिक होता है। जैसे कि मैंने बोला कि हार्ट ब्लड पंप करता है, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है, ये सब लॉजिकल बातें हैं, है ना। और इसलिए पहले हमें साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ जाना होता है। ठीक है। अगर हम कोई चीज बता रहे हैं, हम कोई चीज टीच कर रहे हैं, तो हमें उसका बाद में लॉजिक भी देना होता है कि ऐसा क्यों होता है, ताकि स्टूडेंट्स को वो चीज समझ में आए। उसके बाद है एनालिसिस टू सिंथेसाइजेस। एनालिसिस मीन्स ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इट्स पार्ट in order to have effective teaching analysis must proceed the synthesize। पहले एनालाइज करना और उसके बाद सिंथेसाइज करना, ये भी टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। कोई चीज हम पहले समझ रहे हैं और फिर उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम इंजेक्शन लगाना, पहले हम इंजेक्शन समझते हैं कि वो क्या होता है, उसे कैसे हैंडल करते हैं, और उसके बाद हम उसे लगाना सीखते हैं, सिंथेसाइज करना सीखते हैं। तो वो हमारी लर्निंग है। अगर हम सीधा ही इंजेक्शन ले लेंगे और लगाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वो किस एंगल पे लगता है, कैसे लगता है, कौन कौन से इंजेक्शन कब कब यूज होते हैं। उसके बाद आता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल एक्चुअल लर्निंग इज मोर इफेक्टिव फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमें जो एक्चुअल लर्निंग होती है से लेकर रिप्रेजेंटेटिव लर्निंग तक, मतलब रियल ऑब्जेक्ट, नेचुरल टीचिंग करनी है। जैसे अगर हमें 9th के स्टूडेंट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना है, तो अगर हम उन्हें और इफेक्टिवली पढ़ाएं, जैसे हमें हमेशा फिजिक्स में ये एग्जांपल दिया जाता है कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था। तो जब हम एप्पल को गिरते हुए देखेंगे या कोई भी चीज हम गिरते हुए देखेंगे, गिराएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ वो गिर रहा है। तो वो हमारी क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक्चुअल में हम बोल सकते हैं हाँ ग्रेविटी होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम वो चीज करके दिखाएं, वो नेचुरल पढ़ाई करके दिखाएं। ठीक है, वो नेचुरल हमारी लर्निंग होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया या मैं कोई और एग्जाम्पल? हाँ। Yes. ओके। होल टू पार्ट। होल टू पार्ट्स का मतलब होता है कि पहले हमें एक चीज को पूरा बताना है, होल बताना है। जैसे मैंने आपको पूरा टीचिंग बताया पहले कि टीचिंग ऐसे होता है, ये होता है, ये वो होता है, लेकिन उसके बाद मैंने उसके पार्ट्स में आई कि हाँ टीचिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और प्रिंसिपल्स में भी कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो मेरे पार्ट्स हो गए, जो मैंने टीच किया, मेरे जो पूरा सब्जेक्ट है उसका पार्ट्स हो गए। जैसे एनाटॉमी, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, तो ये पूरा होल सब्जेक्ट है। और उसके बाद पार्ट, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, ये पार्ट्स हो गए। और उसके बाद उसके अंदर सब पार्ट्स हो गए। तो पहले हमें होल से पार्ट्स में जाना होता है। समझ में आ गया?
अगर हम पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमें तो जो हमारा स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधा अननोन टू नोन मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग पहले पढ़ाऊँ, फिर प्रिंसिपल्स पढ़ाऊँ, फिर मैं टीचिंग पढ़ाऊँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग पहले पार्ट होल से करी कि हाँ टीचिंग क्या होता है, फिर मैं धीरे धीरे पार्ट्स की तरफ आई ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो वो होता है होल टू पार्ट। उसके बाद आता है 9 कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कोई मुझे समझा सकता है? क्या समझते हो आप कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट से? ओके, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जैसे कॉन्क्रीट का मतलब है कि हाँ ये चीज है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि क्या रीजन है कि वो है। जैसे कि गॉड है, तो वो हमने बोला कि हाँ वो है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रीजंस हैं, कुछ प्रूफ हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो हमें पहले छोटे से लेके बड़े की तरफ जाना होता है। ठीक है, मतलब पहले कोई चीज हमें समझ में आई, उसके बाद हमें उसका लॉजिक देखना होता है। हाइपोथेटिकली बातों पे हमें बिलीव नहीं करना होता है। तो वो हमारा टीचिंग मेथड है। अगर हम स्टूडेंट को कोई भी चीज बोले और हम उस चीज के लिए श्योर नहीं है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद आता है पर्टिकुलर टू जर्नल। पर्टिकुलर चीज से लेके जर्नल की तरफ हमें जाना होता है। कोई पर्टिकुलर चीज है और उसके बाद फिर जर्नल चीज है। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ आ गया। इनमें से कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो? किसी में कोई कंफ्यूजन है? हेलो? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट बता एक बार फिर से। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक मिनट, जैसे कि हमें पता है कि अ, जैसे कि अगर हमें, जैसे हमें पता है कि ज्यादा सॉल्ट इनटेक करने से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। ऐसा सुनना है ना हमने? लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्यों ऐसा होता है कि हम सोडियम इनटेक करते हैं ज्यादा तो हमें हाइपरटेंशन क्यों होता है? तो इस मतलब कंक्रीट का मतलब है एक छोटी सी चीज को एक बड़ी तरीके से, और मतलब उसका पीछे का लॉजिक, उस पीछे का रीजन समझ में आया? अगर मैंने आपको कोई चीज, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको कोई चीज बताई, लेकिन अगर मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताऊं, जैसे आपने मुझे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पूछा, मैंने बोला हाँ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बट मैंने उसके पीछे का आपको लॉजिक नहीं बताया, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यानी तरीका, जब हम टीच करते हैं तो हमें जो भी हम बता रहे हैं उसका एक तरीका भी, उसका एक लॉजिक भी हमें देना होता है अपने स्टूडेंट्स को। समझ में आ गया? हाँ ये तो ठीक है, बट अगर इम्पेरिकल और रेशनले की बात करें तो बात तो वो भी वही है, क्योंकि रेशनले में भी हम उस चीज का रीजन बताते हैं तो किसी चीज का। एम्पेरिकल में हम ऑब्जर्वेशन बताते हैं ना। एम्पेरिकल का मतलब ऑब्जर्व की हुई चीजें। फॉर एग्जांपल हमने पल्स ऑक्सीमीटर पहले हमने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, उनको बोला ये देखिए पल्स ऑक्सीमीटर है, उसके बाद हमने उस चीज का रीजन दिया। लेकिन कंक्रीट में ये हो गया कि हमने बोला कि ऐसा सोडियम इंटेक करते हैं तो ऐसा होता है, और उसके बाद फिर हम उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब समझ में आया? अच्छा ठीक है, ओके। एम्पायरिकल में जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है दोबारा?
प्रिंसिपल फंक्शंस वगैरह में कुछ पूछना है? क्लियर है। Understood, Ujala? यस मैम। Okay. Understood to all So of if you? you're Yes, yes ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Continue, Kanupriya. if you are able to read the paragraph, so please thank a teacher. अगर आप अभी इस पैराग्राफ को पढ़ पा रहे हैं तो थैंक योर टीचर. थैंक यू. मैम मैं क्वेश्चंस पूछूं अब? Yeah, you can. Your presentation is complete. Kanu? Yes ma'am. Yes ma'am. It's complete? Yes ma'am. Then ask the question from the group. तो क्या मुझे कोई पर्पसेस ऑफ टीचिंग बता सकता है? कोई 2 पर्पसेस ऑफ टीचिंग. हाँ. To develop personality of the learner to achieve skills. वेरी गुड. और कोई? आराधना? हाँ. To understand, analysis, synthesize and evaluate and to develop a positive attitude. वेरी गुड. अब कोई क्या मुझे फंक्शंस ऑफ टीचिंग बता सकता है? To motivate child to learn. Create good learn. हाँ आयुषी बोलो. To motivate child to learn हाँ और create good learning environment. ओके. और प्रियंका झा आप बता दीजिए. Provide proper information and explain it to the student. Evaluating, recording. यस. और कोई? आशीष? सलोनी? To diagnose learning problems. यस यस. टू डायग्नोज द लर्निंग प्रॉब्लम्स. और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बता दो कोई मुझे. मैंने 12 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बताए हैं, कोई मुझे 5 बता दो. Teacher student cooperation. यस Active participation of student. यस Planning. यस Planning and teaching its strategies. यस यस करेक्ट. और Active correlation with present and past events. वेरी गुड. अब मुझे कोई मैक्सिमस ऑफ टीचिंग बता सकता है? पहले मुझे कोई मैक्सिमस का डेफिनेशन बता सकता है? मैक्सिमस क्या मतलब होता है इसका? मैक्सिमस का मतलब क्या होता है आराधना? तरीका, पढ़ाने का तरीका. वेरी गुड. हाँ तो मैक्सिमस का मतलब होता है तरीका, कोई भी चीज करने का एक रूल. तो कोई मुझे मैक्सिमस ऑफ टीचिंग बता सकता है? Analyze and synthesize. Known to unknown. हाँ नोन टू अननोन. और Simple to complex.
Yes, simple to complex and Overview to detail. हाँ overview to detail और concrete to abstract. Analysis and synthesis. हाँ, तो ये हमारे मैक्सिमस ऑफ टीचिंग हो गए. ओके, थैंक यू एवरीवन. Nice presentation, Kanu. And you explained. Thank you, ma'am. Very good. Explanation also good. Presentation also good. Slide also good. But you know, one thing is remaining, that whenever you are preparing the slide, you have to tell the review. Review, that means the references, where you will get these informations. So you have to show the references also. Okay, and at the end, whether you have to summarize the topic, or whether the group, anyone, okay, from the group, anyone can summarize the topic. This is very important. हम लिखते हैं ना अपने lesson plan में, that summary, conclusion. So you have to conclude the topic. What is the conclusion at particular topic? And you have to summarize the topic. Whether you have to ask from any one group, like Anuradha or Ujala or someone else, like you have to summarize the topic. Then you have to understood कि yes, persons को understood हुआ, because आपने 100% teach किया है, 100% में से उनको 100% अंडरस्टूड होगा या फिर याद नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट उन्हें ये याद रहे कि उन्होंने कौन कौन सी हेडिंग्स लर्न की हैं, राइट. एंड नॉट ओनली फॉर यू, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करते हो, एट द एंड यू हैव टू समराइज द टॉपिक, यू हैव टू कंक्लूड द टॉपिक, ओके, and recapitulation also, even though in between also for the group interaction you have to ask the question, as like आप question कर रहे थे, that is very good, understood. And you have to show the references, so these many references where I get these information. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay, who having next presentation? कनुप्रिया, आपके नेक्स्ट रोल नंबर कौन है? मैम अंकिता, KM अंकिता. KM अंकिता. Okay, उसके बाद कौन है? KM अंकिता is absent continuously, right? मैम लवली. Lovely. Yes, Lovely, ma'am. ready? मैम आज नहीं. क्यों? और मुझे लगा अंकिता का है, तो मैंने अभी पीपीटी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई. See, मैं आप लोगों को पहले ही बताया, यू हैव टू प्रिपेयर योर पीपीटी, चाहे आपका प्रेजेंटेशन है या नहीं है. अगर आपके नेक्स्ट नहीं आएगा तो यू शुड बी रेडी. ओके मैम, मंडे आई विल प्रेजेंट. Okay. So want to discuss another topic? 15 minutes is remaining. Any topic you want to discuss? Tell me. Okay, what is the importance of education? हमने एजुकेशन के बारे में भी लर्न किया है ना. So what is the importance of education? मैम आपके बात
आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हम ब्रेक हो रही थी। आपकी आवाज भी ब्रेक हो आ रही है। ओके, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन? आप सब लोग एजुकेशन क्यों ले रहे हो? एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? मैम डेवलपमेंट ऑफ राइट पर्सनालिटी। और ये राइट पर्सनालिटी का मीनिंग क्या है? मैम राइट पर्सनालिटी मतलब हम जो सीखेंगे मैम उस वही हमारी पर्सनालिटी को मैम प्रेजेंट करेगा। मैम वही चीज़ हम करेंगे मैम, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं कुछ वही सीखेंगे मैम आगे के लिए भी मैम उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। ओके, तो सब लोग एक चीज सीखते हैं ना, लर्न तो सब लोग एक ही चीज कर रहे होते हैं, तो सब लोग अपनी पर्सनालिटी अलग अलग कैसे डेवलप कर लेते हैं? अगर आप एजुकेशन के थ्रू पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं तो सब लोग अपनी अलग ओन पर्सनालिटी कैसे डेवलप करते हैं? बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट। कैसा नो? यस मैम। देन बोलो कोई और। कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट? हम ये दिस इज आवर सब्जेक्ट and in this subject we are completing 9 units and through the 9 units what exactly we are learn? आपको क्या लर्न हुआ? हम लोगों ने क्या सीखा इससे? हमने कम्युनिकेशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग में? माई 9 यूनिट कंप्लीट हो गई है ना? हो गई है? दिस इज द रिवीजन पार्ट। यस मैम। तो बता सकते हो कम्युनिकेशन, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम लोगों ने क्या लर्न किया है? मैम बेसिकली हमने इस सब्जेक्ट में तीनों चीजें ही लर्न करी है, कम्युनिकेशन भी, एजुकेशन भी और टेक्नोलॉजी भी। कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेट करना सीखते हैं और किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स होते हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वाइल कम्युनिकेटिंग। ये हमने कम्युनिकेशन में सीखा है। एजुकेशन में हमने ये सीखा है कि हम टीच कैसे करते हैं, हम लर्न कैसे करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझा सकते हैं, हम कैसे एजुकेशन, गुड एजुकेशन प्रोवाइड करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं खुद में भी और अपने स्टूडेंट्स में भी डेवलप करवा सकते हैं। ये हमने एजुकेशन में सीखा है। और टेक्नोलॉजी में हम कह सकते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी सीखी है कि हम मेडिकल फील्ड में भी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करके हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। मैम हमने ओके, टेक्नोलॉजीज में ये सीखा है कि मैम हम 3D एड्स का यूज करके हम कैसे मैम टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ ये टीचिंग प्रोसेस के लिए कर रहे हैं? मैम बेटर लर्निंग के लिए भी, बेटर लर्निंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग और मैम बेटर मैम प्रोसेस लर्न मैम लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, अनदर किस किस लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हो आप? कौन सी लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए? जैसे कि हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं, मिडवाइफरी पढ़ते हैं, टू अंडरस्टूड द ह्यूमन बॉडी, टू अंडरस्टूड द डायग्नोसिस, to understood the what are the sign and symptom of the particular diagnosis, what are the treatment, okay, what are our roles, right? ऐसे in communication, education, technology क्यों पढ़ना? हमने इसमें क्या क्या लर्न किया, चलो ये बताओ पहले।
स्टार्टिंग से क्या क्या फर्स्ट चैप्टर क्या था? Communication. Yes, ma'am. Communication process. Communication process. What are the barriers of communication? What are the technique of communication? What is the importance of communication? What is the scope of communication? Right? Communication is not a simple topic, ना? Communication is very important topic. Yes. सबसे पहले हमने communication पढ़ा, because जो base है वो क्या है? Communication है. How you means provide the information to the patient, how you're maintaining the IPR with the patient. And we can say that what is the way you have to provide a proper care to the patient. So in सब में जो important है, that is the first is the basic is communication. कि जब तक कि हम किसी से बात नहीं करते हैं तब तक ना तो वो हमें अंडरस्टूड करता है ना तो हम उन्हें अंडरस्टूड करते हैं. We can't find out the need of the patient. Okay? कम्युनिकेशन हमारे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में इम्पोर्टेंट है. एक ह्यूमन रिलेशन डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है. हमने ह्यूमन रिलेशन पढ़ा, उसका बेस क्या था? कम्युनिकेशन. हमने आईपीआर पढ़ा, कम्युनिकेशन में हमने आईपीआर पढ़ा ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बेस क्या है? क्या है बेस? कैसे आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हो? Being a nurse, you are maintaining the interpersonal relationship with the patient, with the team members, and with the individual, with the group, with the community, with the different members. Even though in a personal life also, you are maintaining the interpersonal relationship, right? So how are you maintaining the interpersonal relationship? What is the base? Communication. Communication, right? ठीक है. Then third chapter क्या है आपका? What is your third chapter? Human relation. Human relation. Okay. Now we understood the communication, right? So what is the communication? How we will communicate the person according to their personality, according to their status, according to we can say that the need, right? The way of communication, the method of communication, the channel of communication. Okay. Okay. So that means the communication is the important thing. चाहे आप अब देखो हमने पहले communication पढ़ा, then we have learn about the IPR, interpersonal relationship. Then we will learn about the human relationship. जब हमें ये understood हो गया how to maintain the IPR through the communication, then we understood the what is the human relation. Okay. And how we will maintain the human relationship when we are especially work in a team, or we can when we are maintaining the relationship in a group to achieving a goal. Then the fourth chapter is, what is the fourth chapter? Guidance and counseling. Guidance and counseling. अब हमें अंडरस्टूड किया कम्युनिकेशन क्या था, फिर हमने देखा आईपीआर कैसे मेंटेन करना है कम्युनिकेशन के थ्रू, फिर हमने देखा ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है सो दैट कि हम वर्क कर सकें. नाउ on the basis of the need of the patient, how we will counsel and guide the patient. जब हमें सारी चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी कि कैसे हमें आईपीआर मेंटेन करना है, कैसे हम उन्हें हमें टीम में रह के वर्क करना है, कैसे इंडिविजुअल के साथ वर्क करना है, कैसे टीम में रह के वर्क करना है. ठीक है. Now we have to guide and counsel. What are the actually nurse? Being a nurse, what is your role in a guidance and counseling? What is the importance of guidance and counseling? What is the difference between the guidance and counseling? Then you should know, right? Because guidance and counseling is very important in our life, being a professional also, being a personal life also.
अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसमें भी क्या होते हैं, हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं. समटाइम we counsel someone, sometimes we guide someone on the basis of own experience, right? And counseling करते हैं हम, being a professional person, we provide a counsel to another person to motivate toward their to sort out their problem. Okay. Next. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैम प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एजुकेशन क्या है, हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं. मैं आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, बेसिक क्या है एजुकेशन लेने का. आप सब लोगों को 12th तक एक बेसिक एजुकेशन दी जाती है. मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस सेम होते हैं, स्लाइट डिफरेंस होते हैं, बट मेजॉरिटी सेम होते हैं सिलेबस. ठीक है, एक बेसिक एजुकेशन दी जाती है. हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, एजुकेशन का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, you know communication, how to communicate, you know all these things, but आप जो बता रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नर्सिंग की एजुकेशन ले रहे हो, है ना, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, उसे अंडरस्टूड कर रहे हो, उसे लर्न कर रहे हो. ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट उसके लिए क्लियर कर रहे हो, so that in further in a future you have to provide education to your student. Okay, and on the basis of the education you have to decide what is wrong and what is right. On the basis of the education actually we are collecting a different kind of experiences. जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था एक जौहरी विंडो, राइट, और जौहरी विंडो के बाद हमने स्टडी किया था निपल का. ठीक है, तो मैंने कहा था कि हमारे ब्रेन में जैसे हम थिंक करते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं, तो हम जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, जो थिंक कर रहे हैं, जो अंडरस्टूड कर रहे हैं चीज़ों को, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ठीक है, ये सब हम कहाँ से सीखा है, हमारी एजुकेशन से, हमारे एक्सपीरियंस से. हमारी एजुकेशन सिर्फ कॉलेज की नहीं होती है. जो कॉलेज एजुकेशन है वो एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, जहाँ पे आपको एक से पर्टिकुलर कोर्स को लर्न करना होता है, अंडरस्टूड करना होता है, so that कि आपको किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स में कमांड हो, एंड यू हैव टू प्रोवाइड द इन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टू अनदर पीपल. उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एजुकेशन रखनी है और उसको सिर्फ अपने पास रखना है, उसको आपको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है और अनदर्स को भी उसके लिए अवेयर करना है. इसलिए आपको एजुकेशन दी जाती है एक प्रोफेशनल लाइफ की. लेकिन एजुकेशन तो हमारी क्या होती है, हमारी बर्थ के बाद से स्टार्ट हो जाती है. एक 1 डे का चाइल्ड सबसे पहले वो लर्न क्या करता है, वो लर्न करता है कि उसे फीड कैसे करना है. ठीक है, जब वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, अपनी वूम लाइफ से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सपोज करता है, तो वो लर्न करना है कि ब्रीथ कैसे करना है. तो हमारी लर्निंग तो हमारी फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है, यानी कि फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होती है. जैसे बेबी बर्थ होता है वो फर्स्ट ब्रीथ लेता है, उससे पहले वो सांस नहीं लेता है. वो डिलीवरी हो जैसे उसका हेड डिलीवर्ड होता है वो ब्रीथ करता है, तो उसकी फर्स्ट एजुकेशन तो वहीं से ही है कि उसे ब्रीथ कैसे करना है, जो अभी तक उसने किया नहीं था. तो एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस. तो हमारे एक्सपीरियंस और धीरे धीरे करके उन एक्सपीरियंस को हम कैप्चर करते जाते हैं अपने माइंड में. हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं अपनी लाइफ में, जो हम देखते हैं उससे क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं. वही चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं. किसी ने हमें बताया कि ये सही है और ये गलत है, हमने एजुकेशन लिया है. हम एजुकेशन लेते हैं मास्टर से. जैसे हमें स्कूल में जाना जाता है और स्कूल में जाके हमें एक एजुकेशन दी जाती है. ठीक है, और वहाँ पे हमें जो पर्सन मास्टर है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो हमें लर्न करवाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन कैसे लेने हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ था. ये हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ाई जाती है टू रियलाइज द थिंग. ठीक है, कि हमारी लाइफ कैसी है, हम लाइफ में क्या कर सकते हैं. बीइंग अ ह्यूमन हमारी एक ह्यूमन पावर कितनी है. हम हिंदी लर्न करते हैं, इंग्लिश लर्न करते हैं, सो दैट कि हम कम्युनिकेट कर सकें, अंडरस्टूड कर सकें. क्योंकि हम इंडियन हैं तो हम यहीं रहते हैं तो हम उससे कम्युनिकेट करते हैं. अगर बाहर जाना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट लैंग्वेज लर्न करनी है.
तो एजुकेशन की हमारी बेसिक हमारे फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है टिल एंड तक हम कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। बट अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें कि पर्टिकुलर एजुकेशन, एजुकेशन वो है जो आपको एक फ्रीडम देती है लाइफ में, ठीक है, फ्रीडम देती है अपने लिए डिसीजन लेने के लिए, चीजों को अपने आप से अंडरस्टूड करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, जो वर्ल्ड में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उन्हें लर्न करने के लिए, अंडरस्टूड, और उनको कैसे एक्सप्रेस करना है, किस वे से एक्सप्लेन करना है, वो हम किस में लर्न करते हैं, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिक इज अ कम्युनिकेशन। एजुकेशन क्या करते हैं हम, जो हमने लर्न किया है वो सारी चीजें, एंड द टेक्नोलॉजी जिस वे से हम वो एजुकेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, और पूरे कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम यही लर्न करते हैं। हम डिफरेंट वे लर्न करते हैं, मीडिया लर्न करते हैं, मैथड लर्न करते हैं, और उसमें हम यही लर्न करते हैं कि हमने जो एजुकेशन ली है वो हमें किस वे से और किस मैथड से कम्युनिकेट करनी है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें कैसे यूटिलाइज करना है। Okay, there are different ways to utilize the thing, or we can say a different way to share your knowledge. ठीक है, understood to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर who having next presentation? Lovely, lovely. Next, Ravi के next roll number and again next roll number. Be ready, okay? Okay, ma'am. Okay, then thank you. Thank you, ma'am. हो गई अटेंडेंस।